हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के बारे में और उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में एक पूरा का पूरा हम अध्ययन करेंगे, जो कि यूके ट्रिपल एससी हो या राज्य की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन जनजातियों से बनने वाले प्रश्नों का भी हम एक अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा थ्योरी एक अध्ययन करेंगे जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं भोटिया जनजाति से। तो ये है भोटिया जनजाति दोस्तों। बात की जाए भोटिया जनजाति की तो ये तिब्बत और नेपाल के जो सीमावर्ती भाग हैं उसको कहते हैं भोट प्रदेश। जो तिब्बत और नेपाल के सीमावर्ती भाग हैं दोस्तों उसको कहते हैं भोट प्रदेश, और इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों को कहा जाता है भोटिया। तो भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों? अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के क्षेत्रों में। याद रखना है, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में। तो ये किस प्रजाति के हैं? मंगोल प्रजाति के हैं दोस्तों। तो ये हिमालय के तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित जो बोलियां हैं वो बोलते हैं। और पजामा, कोट में पहाड़ी टोपी ये पहनते हैं युवक, और जो युवतियां पहनती हैं वो है ऊंची बाहों का कोट। तो ऊंची बाहों का कोट पहनती हैं जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? चुंग कहा जाता है। आपको याद रखना है, चुंग कहा जाता है ऊंची बाहों वाला कोट। अच्छा, कमर से नीचे तक भी एक कुर्ता पहनती है महिलाएं, उससे कहते हैं फूया बेल। याद रखना है, फूया बेल। और साथ ही मूंगे की माला जो है वो ये पहनते हैं। चलिए देवताओं की बात की जाए दोस्तों तो बैग, गावला, रैक्चिम आदि देवताओं की ये पूजा करते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इनमें अपहरण विवाह की जो प्रथा है वो बहुत अधिक प्रचलित है। अपहरण विवाह की प्रथा। और यह लोग हुड़के वाद्य यंत्र बजाकर जो है मनोरंजन करते हैं। कृषि और पशुपालन जो है इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। चलिए थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। किरात वंशीय भोटिया जो होते हैं वो अर्ध घुमंतु जनजाति हैं, और ये खुद को क्या कहते हैं? खस राजपूत। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, कश्मीर के लद्दाख में इन्हें कहा जाता है भोटा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें कहा जाता है भोट, और पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत और नेपाल से जो सीमावर्ती इलाके लगे हैं उनमें कहते हैं इन्हें भोटिया। तो कश्मीर के लद्दाख में इन्हें कहेंगे भोटा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भोट, और पिथौरागढ़ जिले में भोटिया। और उसके साथ में बात की जाए उपजातियां तो मारछा, तोलछा, जौहारी, शौका, दरमिया, चौदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा ये इनकी उपजातियां हैं। तो उत्तराखंड में मैंने अभी बताया पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में मिलती हैं। तो भोटिया जो है वो महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? भोटिया है। चलिए बात की जाए गढ़वाल की तो चमोली में मारच्छा, तोलछा, और उत्तरकाशी में रहते हैं जाड़। और पिथौरागढ़ में बात की जाए तो जोहारी और शौका भोटिया रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मारच्छा, तोलछा ये रहते हैं चमोली में, जाड़ रहते हैं उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में रहते हैं जौहारी और शौका। और ये सभी क्या हैं? उपजातियां हैं किसकी? भोटिया समुदाय की। चलिए बात की जाए इनकी भाषा की तो तिब्बती बर्मी भाषा जो है उसके अंदर आने वाली लगभग 6 बोलियां ये बोलते हैं। शारीरिक संरचना की बात की जाए तो तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रण है। कद इनका छोटा होता है, सिर बड़ा, गोल चेहरा और छोटी आंखें। तो इस तरीके से शारीरिक संरचना जो है वो होती है दोस्तों। आवास की बात की जाए तो ये जनजाति 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर रहती है। मतलब चरागाह वहाँ आसानी से मिल जाने चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे ही शीतकाल शुरू होगा तो ये पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा में आ जाते हैं। उसके बाद ये लकड़ियों का ज़्यादा प्रयोग भी करते हैं। इनके दरवाजे छोटे होते हैं। और अगर देखिए भोटिया जनजाति के मैत ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन आवास कौन से होते हैं भोटिया? तो गर्मियों में जहाँ ये रहते हैं उसे कहा जाता है मैत। सर्दियों में जहाँ ये रहते हैं उसे कहा जाता है गुंडा या मुनसा। गुड्डा या मुनसा उसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए परिधान की बात की जाए तो पुरुष क्या करते हैं? रंगा, गेजू, खकचसी, चुंगाठी और बांखें पहनते हैं। सब कुछ याद रखना है दोस्तों, नोट्स बनाने कुछ भी पूछ सकते हैं यूके ट्रिपल एससी में। तो रंगा, गेचू या खकचसी, चुंगाठी, बांखें ये पहनते हैं। और स्त्रियां पहनती हैं चुमाला, च्यूं, चूकला, जुख, चुप्ती, ब्युज।
तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भोजन देख लीजिए, चावल या मणुआ का भात, सामान्य रोटी, बड़ी रोटी, पतौड़ा, जौ गेहूं का सत्तू, दाल सब्जी, मांस। तो ध्यान देखिए, मांस को ये क्या करते हैं, सुखा के भी रखते हैं। चलिए सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता है और संपत्ति का जो विभाजन है वो पिता के जीवित रहते ही कर लिया जाता है। तो स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों। चलिए धर्म की बात की जाए तो उत्तरकाशी में रहने वाले कुछ भोटिया बौद्ध बन गए हैं और मैक्सिमम अभी भी क्या है, हिंदू धर्म को मानते हैं। चलिए अगली जनजाति की बात की जाए दोस्तों, जौनसारी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति हो जाती है। चलिए बात की जाए जौनसारी की, तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और जौनसारी कहाँ रहते हैं, टिहरी गढ़वाल जिले की पहाड़ियों पर मेनली ये मिलते हैं और पांडवों को अपना पूर्वज ये मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। जौनसारी लोग महासू देवता की पूजा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, महासू देवता की पूजा जौनसारी करते हैं और इनमें बहुपति और अंतर जातीय विवाह का प्रचलन है। बहुपति प्रथा और अंतर जातीय विवाह का प्रचलन है। चलिए ये कृषि कार्य में दक्ष होते हैं और वही इनका मेन सोर्स भी है। कुर्ता पजामा पुरुषों का और घुटनों तक का कुर्ता और घाघरा महिलाओं का। अभी वर्तमान में पैंट कोट साड़ी ब्लाउज सभी का प्रचलन है दोस्तों। तो देखिए जौनसारी जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और गढ़वाल क्षेत्र का भी सबसे बड़ा समुदाय है। याद रखना है, सबसे बड़ा है उत्तराखंड का और गढ़वाल का भी सबसे बड़ा है। मुख्य है लघु हिमालय के उत्तर पश्चिम यानी कि भाबर क्षेत्र में ये रहते हैं। चलिए भाबर क्षेत्र में कौन कौन आ गया, चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल। और टिहरी का जौनपुर जो क्षेत्र है, रिसेंटली हमने जौनपुर के बारे में पढ़ा भी था। जौनपुर जो क्षेत्र है उत्तरकाशी का परगना जो है यानी कि सब डिवीजन जो क्षेत्र है उसके अंदर ही आते हैं। अब देखिए जौनसारी भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है उस एरिया को। तो देहरादून का जो कालसी है, चक्राता है, त्यूनी तहसील है, ये सभी जौनसारी और भाबर क्षेत्र कहे जाते हैं। और यहाँ कुल 39 खाते यानी कि पट्टी और 358 राजस्व गांव है। तो जौनसारी भाबर क्षेत्र की प्रमुख भाषा भी जौनसारी है दोस्तों। और बात की जाए इनकी लोकल लैंग्वेज की, या ये जो आसानी से यूज़ करते हैं वो है हिंदी का भी ये उपयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई में। लोकल जो इनकी लैंग्वेज है वो है जौनसारी। तो इनकी प्रजाति मंगोल डोमो प्रजाति का मिश्रण हम कह सकते हैं। ये खाखस, कारीगर और हरिजन खसास 3 वर्ण इसमें होते हैं, खासस, कारीगर, हरिजन खसास। चलिए वेशभूषा की बात की जाए तो सर्दियों में ऊनी कोट पजामा, ऊनी टोपी और स्त्रियां पहनती हैं ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा। आवास की बात की जाए तो लकड़ी और पत्थर के घर होते हैं, 2, 3, 4 मंजिला, सजावट की जाती है, मुख्य द्वार लकड़ी का बनाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज है दोस्तों, संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। अब धर्म की बात की जाए तो लगभग सभी हैं हिंदू। महासू, वासिक, बोठा, पवासी और चोलदा आदि देवताओं की पूजा की जाती है। चलिए महासू इनके महत्वपूर्ण देवता हैं, फिर से मैंने आपको आगे भी बताया था, और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए सभी टाइप के त्यौहार ये मनाते हैं। आपको याद रखना है जगड़ा, नुणाई और माघ त्यौहार, ये इनमें काफ़ी प्रचलित है। आर्थिक गतिविधियों में देख लीजिए कृषि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। खसास जो हैं वो काफ़ी संपन्न होते हैं और कृषि भूमि के मालिक होते हैं, यानी कि खसास जो उपजाति या जाति है इसके इनके अंदर वो क्या है, सबसे संपन्न जौनसारी जनजाति है। चलिए राजी जनजाति की बात करते हैं दोस्तों। राजी सबसे छोटी जनजाति कह सकते हैं। तो राजी जनजाति को वनरौद भी कहते हैं और यह जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला और डिडीहाट के, नाम याद रखिएगा, चिपलथड़ा, गाना गांव, खिमखोला, चौरानी, जमतड़ी आदि जगहों पे मिलती है। प्रायः जंगल में रहते हैं और इनके मुख्य देवता हैं बाघनाथ या बाघानाथ, आपको याद रखना है बाघानाथ या बागनाथ। और मुंडा और कुमाऊनी दोनों भाषा बोलते हैं। लोकल में अपने अंदर अगर बोलना हो तो ये मुंडा भाषा बोलते हैं, बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करना हो तो कुमाऊनी भाषा का प्रयोग। चलिए राजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनालीछीना और डिडीहाट विकासखंड के 7 गाँव में मिलती है और साथ में चंपावत और नैनीताल में भी कुछ जगह पे मिलती है। चलिए 2011 की जनगणना देखी जाए तो 130 इनकी कुल परिवारों की संख्या है और 528 ये कुल जनसंख्या में थे दोस्तों। 130 परिवार जो थे, 528 जनसंख्या। तो गंगा पठार जो है पूर्व से लेकर मध्य तक तथा नेपाल के कुछ क्षेत्र के आग्नेय वंशीय कोल या किरात जातियां जो थी वही वर्तमान में राजी नाम से जाने जाते हैं। तो इनका और नाम क्या क्या है, बनरौत है, बनराउत है, बनरावत है, जंगल के राजा, ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं। तो देख लीजिए कद में छोटे होते हैं, चपटे मुख के होते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
भाषा की बात की जाए तो तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। मुख्यतः ये क्या करते हैं, मुंडा बोली के शब्दों की जो इनकी लैंग्वेज होती है वो होती है, लेकिन बाहर अगर ये बात करें तो कुमाऊनी का ये उपयोग करते हैं। चलिए वस्त्र देख लीजिए, धोती, अंगरखा, पगड़ी और चोटी भी रखते हैं यहाँ पुरुष, ये याद रखना है आपको। कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। महिलाएं लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। चलिए बात की जाए दोस्तों इनके भोजन की, तो फल फूल, कंद मूल, मांस ये पहले खाते थे। अब थोड़ा सा कृषि, दस्तकारी और मजदूरी में थोड़ा पैसा मिला है, तो उससे मणुआ, मक्का दाल, मांस, मछली, जंगली फल फूल, तो इस तरीके का इनका भोजन थोड़ा सा सुधार कुछ कह सकते हैं हम। तो बहुत ज़्यादा सुधार की बात हम नहीं कर सकते। विवाह क्या है, इनके दो परिवारों के बीच का एक समझौता है, तो इसमें भी अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है। विवाह के पूर्व मंगजांगी और पीठा संस्कार संपन्न होते हैं। तो बच्चों का विवाह प्रायः कम आयु में कर दिया जाता है और पहले पलायन विवाह काफ़ी प्रचलित था। चलिए भगवान में इन लोगों का काफ़ी विश्वास है, प्रकृति की काफ़ी पूजा करते हैं दोस्तों ये। बागनाथ, मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुख्य देवता इनके भी बागनाथ हैं दोस्तों। अब इस लाइन को आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किस जाति में प्रचलित प्रथा है कि उस स्थान पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस स्थान पर कोई नहीं रहता और मृतकों को गाड़ने और जलाने की परंपरा है वो मिलती है दोस्तों। चलिए रीति रिवाज की बात की जाए तो कर्क और मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है। कर्क और मकर संक्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो एक इनके बारे में जो फैक्ट है कि ये काष्ठ कला, लकड़ी के सामान बनाने में निपुण होते हैं दोस्तों। तो ये क्या करते थे, अगर बात की जाए तो लोगों के घरों के सामने उनके लिए उनकी जो आवश्यक लकड़ी के सामान है, ज़रूरत है, वो रख के जाते थे और रात में और दूसरे दिन रात को उसी जगह से अपना सामान लेकर जाते थे, जो कि घर वाले जो हैं वो उस जगह पे रख देते थे। इस तरीके से वो लेकर इसको चलते थे। मतलब एक तरीके से गुप्त या फिर अदृश्य वस्तु विनिमय प्रणाली इनकी थी। मूक या अदृश्य विनिमय प्रणाली द्वारा अपनी आवश्यकताओं की सामग्री ये प्राप्त करते थे। अब अभी भी कुछ परिवार इसमें घुमक्कड़ी व्यवस्था में जीवन यापन करते हैं और अधिकतर लोग अब झूम कृषि करने लगे हैं दोस्तों। आखेट, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रहण भी करते हैं। तो इस तरीके से अगर बात की जाए अभाव और कुपोषण की, तो उसकी वजह से इनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। लगभग 2.5% है। फिर हम क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कशन करेंगे इसका। तो बहुत कम इनकी जनसंख्या है। चलिए अगली जनजाति है दोस्तों थारू। थारू काफ़ी महत्वपूर्ण इसको भी कह सकते हैं हम। चलिए थारू जनजाति अपने को मातृ पक्ष से राजपूत, पितृ पक्ष से भील उत्पत्ति के मानते हैं। मतलब माता की ओर से राजपूत, पिता की ओर से भील। चलिए राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर यहाँ बसने और शराब का अधिक सेवन करने के कारण इन्हें कहा जाता है थारू। तो ये उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं और कृषि इनका जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण एक अंग है। पुरुष पहनते हैं अंगरखा, महिलाएं पहनती हैं रंगीन लहंगा, चोली, ओढ़नी। चलिए इस समुदाय को महत्वपूर्ण कहा था, अभी मैंने आपको बताया, वो इसलिए क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का दूसरा। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा ये रहा। चलिए उत्तराखंड के अलावा लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिहार के चंपारण, दरभंगा में भी ये मिलते हैं दोस्तों। चलिए इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इनको किरात वंश का माना जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी जातियों और उपजातियों में विभाजित है। और थारू शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि थार के मरुस्थल से आने के कारण इनको थारू कहा जाता है। इस पर भी थोड़ा बहुत विद्वानों में मतभेद जरूर है। चलिए हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, महाराणा प्रताप के वंशज भी खुद को कहते हैं। चलिए आवास की बात की जाए तो अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्ते, नरकूल और दीवारों पर ये चित्रकारी करते हैं। और पशुबाड़ा और घर के सामने पूजा स्थल बनाते हैं। तो मुख्य भोजन चावल और मछली है। सामाजिक स्वरूप में आप देख सकते हैं कई गोत्र हैं, जातियां हैं। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तिया, महतो, डहेत प्रमुख गोत्र हैं। तो बड़वायक जो है सबसे उच्च जाति मानी जाती है। तो पूछ सकता है बड़वायक जो जाति है वह किस जनजाति से संबंधित है। चलिए आवास की बात की जाए दोस्तों तो अपना मकान लकड़ी, इसके बारे में बात हो गई है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं कि थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। पछावन, काली, नगरियाई देवी, भूमिया देवता, करोदेव इनकी पूजा पाठ करते हैं और अपने पूर्वजों की काफ़ी पूजा ये करते हैं। नगरियाई देव और देवी और भूमिया देवता के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए दशहरा, होली, दिवाली, माघ, खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी ये नॉर्मल है। बजहर त्यौहार आपको याद रखना है। बजहर जो है वो ज्येष्ठ या वैशाख में मनाया जाता है।
इसके बारे में एक चीज़ आपको थारू समुदाय के बारे में और याद रखनी है कि दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की बात की जाए तो 8 दिनों तक होली का जो उत्सव मनाया जाता है और खिचड़ी नृत्य किया जाता है। खिचड़ी नृत्य भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, बुक्सा या भुक्सा, बोक्सा भी इसे कहा जाता है। तो बुक्सा लोग तराई भाबर स्थित बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, दुगट्टा, देहरादून, डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर यहाँ मिलते हैं। मुख्य भाषा देख लीजिए, हिंदी भाषी लोग हैं। विधवा विवाह, घर जमाई और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। विधवा विवाह, घर जमाई, बहुपत्नी प्रथा। बुक्सा लोग क्या करते हैं? दुर्गा, महादेव, काली, लक्ष्मी, राम, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। यानी कि पशुपालन और खेती जो है मुख्य आजीविका का साधन है। चलिए थोड़ा विस्तृत से पढ़ें तो बोक्सा जो है उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र के उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर, नैनीताल के रामनगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगट्टा और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला और सहसपुर विकास खंडों में लगभग 173 गांवों में निवास करते हैं। चलिए, जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें कहा जाता है बुक्साड़, और ये अपने को पंवार राजपूत बताते हैं। तो कुछ जो विद्वान है वो इनको मराठों द्वारा भगाए गए लोग भी कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो जो राजपूत स्त्रियां वहां से भागकर यहाँ आ गई थी, उन्हीं के ये वंशज हैं। तो सर्वप्रथम इनके बारे में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बनबसा चंपावत में आकर बसे थे। आवास की बात की जाए तो अपना मकान लकड़ी, पत्ते, नरकुलों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, चलिए, ये है सामाजिक व्यवस्था। सामान्य रूप से ये 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त हैं। मेहर, उसके बाद बात की जाए तो अलग अलग जो एक ही गोत्र के ये आपस में विवाह नहीं करते हैं, मतलब अलग अलग गोत्रों में ही विवाह होगा। संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार इनमें पाए जाते हैं। चलिए, धर्म की बात की जाए तो बोक्सा हिंदू धर्म के काफ़ी निकट है। महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण इनकी पूजा की जाती है और स्थानीय देवी देवताओं की भी यहाँ पूजा की जाती है। सबसे बड़ी देवी और सबसे ज़्यादा ये पूजते हैं दोस्तों काशीपुर की चामुंडा देवी को। चैती, नोबी, होली, दीपावली, नवरात्रि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। चैती इनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार और मेला है। पूछा जा सकता है आपसे चैती त्यौहार के बारे में। तो अगर देखें तो पहले इनका आर्थिक जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से जंगली लकड़ी, शहद, फल फूल पर निर्भर थी। अब कृषि, पशुपालन, दस्तकारी में भी ये शामिल है। बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों परिवार। बहुत से परिवार मिलकर फिर एक बोक्सा गांव बनाते हैं और उसमें होता है एक प्रधान जो इनके आपसी मामलों को निपटाता है। तो ये थे दोस्तों सभी जनजातियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और इनके क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू जुड़ सकते हैं। और यूके SSC की तैयारी करने वाले छात्र डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और इस नंबर से व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।